जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और आप लोग इससे अवगत भी होंगे। जो कल जो है बीपीएससी के द्वारा जो 7th फेज कह सकते हैं या बीपीएससी जो है नए तरीके से जो अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम लेने वाली है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसमें आपका जो है एग्ज़ाम डेट भी दे दिया। आप यहाँ देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम डेट तो पहले ही दिया हुआ था, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो जब आप ऑनलाइन करेंगे फॉर्म, वो ऑनलाइन का डेट दे दिया गया है। देखिए यहाँ जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आप मतलब 15/6/2023 से आवेदन कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि उसका जो अंतिम तिथि दिया हुआ है 12/7/2023 तक दिया हुआ है। चलिए ये देख लिए कि मतलब बीपीएससी के द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन ले लिया जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम का डेट तो आपको पता ही होगा, जो मतलब अगस्त में बताया है। अगस्त में जो 19 को 20 को इस तरह से 4 डेट में एग्ज़ाम है। आप मतलब जो लैंग्वेज पेपर है वो 19 को होगा और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर इस तरह से आप अगस्त में दे देंगे। मतलब अगस्त में आपका एग्ज़ाम है और फॉर्म जो है अभी भराया जाएगा। तो इस फॉर्म को मतलब जो आप भरेंगे तो उस डिटेल जानकारी, मतलब क्या योग्यता होनी चाहिए, मतलब फॉर्म कैसे फिल करेंगे, वो एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। कितना सीट है, सारी कुछ जो भी जानकारी चाहिए सारा आप लोगों को दे दिया जाएगा। अगर फिर उसके बाद भी अगर कोई मन में डाउट रह जाता है तो कभी ऑनलाइन भी आके सोल्व करेंगे। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपके कमेंट जो भी अगर प्रॉब्लम होगा मैं कमेंट में भी आपका प्रॉब्लम सोल्व करूँगा। चलिए देख लेते हैं, डेट आपको पता चल ही गया। और आगे जो है सीट कितना है 1 to 5, 6 to 8 का जो है सीट नहीं है। जो अभ्यर्थी 6 to 8 में है वो सरकार उनके लिए एक झाइल का व्यवस्था कर रही है, वो सिर्फ झाइल बजाएं। तो और उसके बाद 9th 10th के लिए है और 11th 12th के लिए है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या क्या है, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया। देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो बिहार मतलब सरकार ने जो वैकेंसी दी है वो शिक्षकों के लिए 1,70,461 1,70,461 पदों पर ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, जो बीपीएससी लेगा वो 1,70,461 पदों पर होगी। याद रख लीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी या अगर वेबसाइट की ज़रूरत हो तो ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है www.bpsc.bihar.nic.in। इस पर आप जाकर खुद से भी चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि 1 to 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए जो सीट दिया हुआ है, किस मतलब कोटि में कितना सीट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो है क्रम संख्या विषय है, विषय देख लीजिए। जैसे सामान्य हो जाएगा, मतलब जो जनरल कैंडिडेट हैं वो ये तो सामान्य है। और उसके बाद जो उर्दू सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है विषय में, और बांग्ला। तो अनारक्षित जो यूआर कैंडिडेट हैं उनके लिए 13,397 सीट है। उर्दू में यूआर के लिए 2,528 है और बांग्ला में यूआर के लिए 22 है। इसी तरह से अनारक्षित महिला में, मतलब यूआर महिला का सीट यहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छा खासा सीट है। उसके बाद आर्थिक जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए आप सारा सब्जेक्ट में सीट दे सकते हैं। और उसके बाद जो आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर महिला के लिए भी आप अलग से देख सकते हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो है उनके लिए आप देख सकते हैं लगभग मतलब 6,024 सीट जो है आपको सामान्य में है। उर्दू में जो है लगभग 1135 है और बांग्ला में 12, मतलब टोटल सीट 7171 है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला में भी 7211 है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी में देखेंगे, ओबीसी वर्ग में 4377 सीट है और ओबीसी महिला में ही 4808 सीट है। उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिला में देखेंगे। तो ये आपका सीट है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो सीट है। और पिछड़े वर्ग की महिला देखेंगे तो 2399। इस तरह से आप कुल पद देखना चाहेंगे तो कुल पद जो सारा मिला करके है, लगभग जो सामान्य सब्जेक्ट है उसमें 67,066 है और उर्दू में 12,729 है और 148 सीट जो है आपको बांग्ला में है। मतलब टोटल सीट लगभग 79,943, मतलब लगभग 80,000 आप इसको बोल सकते हैं।
80,000 में वही मतलब 57 सीट ही कम है, तो 80,000 लगभग सीट आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद जो दृष्टिबाधित हैं, मूक बधिर हैं, अस्थि दिव्यांग हैं या मनोविकार बहु, ये उस लोगों का सीट है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी सीट यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जो श्रेणी एवं सेवा, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग पेशेंस रख के देखेंगे। लंबा इसलिए होगा कि हर एक पॉइंट पे गौर करके नहीं देखेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये गोल्डन चांस है। जो लोग इसमें छूट गए फिर समझिए उनकी लाइफ की ट्रेन छूट गई, क्योंकि इसमें छूट जाने के बाद फिर हो सकता है इसी को बहाली में अब सरकार जितना टाइम ले, जैसे सरकार की रवैया है 2019 से आजकल करते करते इतना टाइम बीत गया है, तो हो सकता है कि इसमें कम से कम आप लोग छटे नहीं। तो इसलिए एक एक पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है, और इसलिए देना जरूरी है कि जब आप आगे जाके देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, मतलब क्या क्या अर्हताएँ रखी गई है, तो आप लोग उस चीज़ को देखिए। जब फॉर्म मान के चलिए जाति आवासीय आय हो या जो भी सर्टिफिकेट है वो इसमें फॉर्म भरने टाइम में आपको मांग दिया गया, एकदम स्ट्रिक्टली आपको देना ही है। नहीं देंगे तो आपका मतलब जो आरक्षण का लाभ है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए, और वीडियो जो है पेशेंस के साथ थोड़ा देखिए, और इसको एकदम मतलब मन शांत करके एक एक चीज़ ध्यान दे करके देख लीजिए, आके आपको दिक्कत ना हो। वेतनमान आप जानते होंगे पहले से, अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के अनुमान है। और परीक्षा मान अवधि, योगदान की तिथि से 2 वर्ष पूरी, ये सब खैर अपना लोग को अब नहीं देखना है, अभी सिर्फ परीक्षा पर फोकस करना है कि एग्जाम कैसे देना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और सीट कितनी है। तो इस तरह से आप माध्यमिक विद्यालय के देख लीजिए 9-10 के मतलब विद्यालयों में जो सीटें हैं ये सब्जेक्ट वाइज यहाँ सीट दी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो कैटेगरी दिया हुआ है वो देख लीजिए। और यहाँ मैं आगे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर सारा ये अगर बोलने लगेंगे तो फिर वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप 11th-12th में भी देख सकते हैं, यहाँ आपका विषय दिया हुआ है, यहाँ आपका कैटेगरी दिया हुआ है, आप जिस कैटेगरी से हैं मैं इस तरह से बता देता हूँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाएंगे आप तो इसका लिंक मिल जाएगा, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे, मैं वहाँ सारा कुछ का लिंक दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आगे जो है ये जानकारी थी आप लोगों के लिए, जो सीट कितना है, क्या मतलब वेतनमान कितना है, खैर वो सब मूल चीज़ें नहीं हैं। मूल चीज़ें अभी वेतनमान 1000, 2000, 5000 कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नौकरी जो है छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए आप लोग क्या करना है चलिए देख लेते हैं। देखिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप टाइम टू टाइम ये वेबसाइट चेक करते रहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट 4 में दिया विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। जो अर्हताएँ देखिए पहला पॉइंट भी दिया भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, मतलब भारत का हो ही और बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब बिहार के जो कैंडिडेट नहीं हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के बाहर जैसे 6th चरण में 6ठा फेज में आप देखे होंगे कि मतलब पूरे इंडिया के लोग फॉर्म भर सकते थे, जॉब कर सकते थे, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल ही इसको बंद किया गया है। ये वैकेंसी जो है सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए, इसमें सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, वही लोग यहाँ जॉब करेंगे। तो ये चीज़ देख लीजिए। दूसरा में दिया हुआ है विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता है जो संप्रति निम्नवत है। निम्नवत क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए यहाँ पर एक में देख लीजिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। पहला आप देखेंगे न्यूनतम 50% यहाँ दिया अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसमें कोई भी नाम से जाना जाता है वो आपको, मतलब आप 12th किए हैं और डिप्लोमा मतलब DLED किए हैं, इस तरह का आपको यहाँ मांग कर रहा है। देख लीजिए सेकंड में यह है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक मतलब 12th अथवा इसके समकक्ष माने कुछ भी मतलब इसके 12th के समकक्ष अगर आप कुछ दूसरा चीज़ किए हैं तो, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम से दिया गया हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रियाविधि नियमावली 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। इस तरह से देख लीजिए मतलब आपका ये जो है कौन कौन फॉर्म भर सकता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं।
आप जिस कैटेगरी में यहाँ पर। और एक चीज़ देख लीजिए, स्नातक तथा, अगर आप स्नातक किए हैं तो स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी नाम से जाना जाए, मतलब अगर आप ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा किए हैं या 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक बीएड हैं, मतलब बीएड वाले भी यहाँ एलिजिबल है। बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ नीचे जो कुछ परंतु भी दिया हुआ है, आप लोग इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, पहले भी आप लोग को ये जानकारी होगी। जैसे कोई बीएड है, एमएड है, मतलब 1 to 5 के लिए आप डीएलएड किए हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करना पड़ेगा। 6 महीने का ब्रिज कोर्स का बात कहा गया है। लेकिन जो बीएड हैं, एमएड हैं, जो हायर एजुकेशन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनको 6 महीने का 2 से यहाँ लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने में 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य है, मतलब 6 महीने आपकी छुट्टी मिलेगी, उसमें आपको वेतन भी देगा। इस तरह से दिया हुआ है, देख लीजिए, आप पढ़िए। यहाँ पर देखिए 4 में वर्ग 1 से 5 के लिए बंगला शिक्षकों के पदों पर इंटर में 50% अंकों का बंगला अथवा किन्हीं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बंगला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। चलिए, जो मेन चीज़ें हैं उसको और गहराई से देखेंगे। यहाँ पर 9-10 के लिए दिया हुआ, इससे पहले जो आपने देखा वो 1 to 5 के लिए था। आपकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जैसे मतलब नॉर्मली आप समझिए कि आपका 12th क्लियर होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। उसके बाद सीटेट के बारे में आगे दिया हुआ है कि आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ही चाहिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो बिहार टीईटी जो बीटेट होता है वो क्वालिफाई होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मतलब आप 12th नहीं, आप ग्रेजुएट हैं और डीएलएड हैं तो भी ठीक है, या ग्रेजुएट होकर अगर आप बीएड हैं, 1 to 5 की बात बता रहा हूँ, अगर आप बीएड हैं तो आपको 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। 9-10 के लिए आप देख लीजिए, कह रहा है कि वे निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड आपका होना चाहिए। देखिए, इसमें भी मैं ऐसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि जो आपकी ये 50% आप देख रहे हैं, 50% आपके अंक होने चाहिए। तो महिला कैंडिडेट और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको जो है 5% का छूट मिलेगा। तो मैं ऐसे स्क्रॉल करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ आगे दिया हुआ है कक्षा 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होना चाहिए। जो ये चीज़ें आप देखे होंगे कि मतलब सब्जेक्ट कम्बिनेशन एक यहाँ पर एकदम बिल्कुल मतलब अच्छी तरीके से सब्जेक्ट कम्बिनेशन बता दिया गया है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए इससे पहले भी एक वीडियो में बना दिया था, आप उसको जा करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए, गणित का अगर आप शिक्षक बनना चाहेंगे 9-10 के लिए तो आपको ग्रेजुएशन मतलब स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ, मतलब गणित तो पढ़े ही हैं, उसके साथ साथ आपको भौतिकी मतलब फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। मतलब आप गणित का टीचर तभी बनेंगे, आप तो गणित पढ़े ही हैं। उसके बाद ये जितना भी सब्जेक्ट दिया हुआ उसमें से किसी एक को मतलब जैसे गणित के साथ 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, मतलब एक गणित और फिर एक और कोई चीज़ है जो यहाँ दिया हुआ है। विज्ञान का आप शिक्षक बनना चाहेंगे तो विज्ञान का देख लीजिए, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिससे विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान का अगर आप शिक्षक बनेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेंगे तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत मतलब जो आपका ऑनर्स पेपर होता है और सब्सिडरी होता है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र,
में से किसी 2 विषय में वो उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेंगे 9-10 में, तो सबसे बड़ी बात यहाँ कही गई है कि आपको इतिहास और भूगोल में एक होना ही चाहिए। उसके बाद ये जो 4 सब्जेक्ट बताया गया उसमें से कोई एक होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। भाषा से संबंधित अगर आप शिक्षक बनेंगे तो देखिए, माध्यमिक शिक्षक हेतु के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। अगर आप स्नातक स्तर पर जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर उसमें आप पास हैं, मतलब पढ़े हैं, तो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए। लेकिन उसमें आप STET भी अगर आप मान के चलिए हिंदी है आपका, या संस्कृत है, या जो भी सब्जेक्ट हैं, बहुत सब्जेक्ट के लिए STET तो सरकार के द्वारा लिया ही नहीं गया, बस ये फॉल्स वैकेंसी दे दिया गया है, तो उसमें आपको STET होना चाहिए। कक्षा 11-12 के यहाँ आप देखेंगे, कक्षा 11-12 तक विद्यालय स्नातक विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, यहाँ भी 50% अंकों सहित दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक माने B.Ed होना आपको चाहिए। यहाँ भी 5% उन अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी, मतलब जो CST और महिला कैंडिडेट हैं। इस तरह देखिए यहाँ पर जो हर्ताएँ दी गई है, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 11-12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है। विषय समूह निम्नवत दिया हुआ है, जैसे यहाँ फिजिक्स है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें अगर आप फिजिक्स मेन पेपर है तो आप फिजिक्स का टीचर बनेंगे। केमिस्ट्री के लिए जो है केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। कॉमर्स के लिए इसमें आप जो भी अगर कोई सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, या हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो देख लीजिए, इस चीज़ को आपको और से देखना पड़ेगा बायोलॉजी में। और मैथ में अगर आप मैथ्स पढ़े हैं या अप्लाइड मैथ्स पढ़े हैं तो आप मैथ्स का 11-12 के लिए टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर जो है F में जो दिया हुआ है, कक्षा 11-12 के में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या हो सकती है, ये आप इस चीज़ को देख लीजिए। मैं स्क्रॉल करता हूँ। अगर आप कंप्यूटर साइंस से शिक्षक बनेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। इसमें जो जो हर्ताएँ दी गई वो आपके पास है तो आप बन सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, परंतु में कक्षा 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी, पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दी गई है। और एक चीज़ें स्पष्ट यहाँ लिखी हुई है, जो अगर आप कंप्यूटर का शिक्षक बनेंगे तो आप B.Ed नहीं भी किए हैं। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अगर आप B.Ed नहीं भी किए हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ संगीत विषय के लिए दिया हुआ है, यहाँ संगीत विषय के लिए देख सकते हैं 11-12 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएँ यहाँ आप देख सकते हैं। इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसमें पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर L जो पॉइंट दिया इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो भी होती है उसमें आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जैसे आप प्राथमिक शिक्षक के लिए अगर आप शिक्षक बनते हैं तो CTET पेपर फर्स्ट अथवा BTET पेपर फर्स्ट, बिहार में जो है 2011 में TET हुआ था और उसके बाद जो है 2017 में हुआ था, उसके बाद अभी तक हुआ नहीं है। तो या तो आप CTET तो समय समय पे होता रहता है, तो आप CTET में पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, आप 1 to 5 का शिक्षक बनेंगे प्राइमरी के लिए, और नहीं तो BTET पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET पेपर फर्स्ट
मतलब माध्यमिक 9-10 का अगर आप शिक्षक बनेंगे तो STET में जो पेपर फर्स्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप, ये नहीं कि आप मान के चलिए गणित से आप पास हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट में भर सकते हैं, ऐसा नहीं। आप जिस सब्जेक्ट से पास हैं उसी सब्जेक्ट में आपका STET भी होना चाहिए। उच्च माध्यमिक मतलब 11-12 के अध्यापकों के लिए STET पेपर सेकेंड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और एक चीज़ ये देख लीजिए, वर्ष 2012 से पूर्व माने 12 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं। मतलब 2012 से पहले से अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए ये मतलब परीक्षाएं, अगर आप STET क्लियर नहीं हैं फिर भी आप दे सकते हैं एग्जाम। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हैं, यहाँ लिखा हुआ है एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थी का ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उनकी छाया प्रति भी देनी होगी। देखिए यहाँ उदाहरण दिया, इस चीज़ को ऐसे आप समझ सकते हैं। वर्ग 1 से 5 के लिए वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हों परंतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में हों भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए। देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीज़ है। वैसे अभ्यर्थी, जैसे आप लोग सुन रहे होंगे कि इस बार जो है 2019 की जब बातें हैं, जब 2019 में 6th फेज की बहाली हो रही थी और STET का जब फॉर्म भरा रहा था उस टाइम में ना अपीयरिंग को लिया था और मतलब जो दिसंबर में जो जिन लोगों का रिजल्ट आया था 27 या 28 दिसंबर 2019 को, उन लोगों को मात्र 20-25 दिन के चलते जो है 6th फेज से हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ सरकार जो है स्पेशली अपीयरिंग कैंडिडेट को भी मौका दे रही है। इसमें जो कहा गया है कि देखिए मतलब पेपर फर्स्ट के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक मतलब जो आपकी योग्यता, आप सीटेट पास हैं, मतलब जो इससे पहले सीटेट हैं आज से पहले, उसमें आपका सीटेट पेपर फर्स्ट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। और जैसे मान के चलिए आप DLED या B.Ed कर रहे हो तो आपका DLED या B.Ed जो है उसके बारे में बताया गया है कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक 31/8/2023 से तक पूर्ण हो जाए। मतलब आपका जो एग्ज़ाम है B.Ed या DLED वो कम से कम रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका 31/8 से पहले आना चाहिए, कम से कम एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए तो ही आप जो है मतलब अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा। आयु सीमा की खैर बातें हैं तो आयु सीमा के बारे में सबको पता ही होगा, चाहे एक बार आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि सभी पदों पर नियुक्ति होती न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की सीमा कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 होगी। 1/8/2023 मतलब आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/8/2023 से होगा। उसके बाद देख लीजिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1/8/2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, मतलब 18 वर्ष 1/8/2023 तक आपका होना ही चाहिए। तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 1/8/2023 तक 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 to 5 का शिक्षक बन रहे हैं तो आपको 18 वर्ष का होना चाहिए 1/8/2023 तक। अगर आप 10+2 या हाई स्कूल का शिक्षक बनेंगे तो 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु की बात करेंगे, जो UR पुरुष होंगे उनको 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। और यहाँ पर देख लीजिए वार्धक्य सेना सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष नहीं, मतलब आप अगर आपका जॉब मतलब आप रिटायर होने में एक दिन भी बचा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा में छूट के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ 10 का छूट है उन लोगों को। इस नियमावली के प्रदत्त होने से पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु की सीमा में 10 वर्ष की छूट, मतलब आज से पहले अगर आप सीटेट बीटेट या कुछ भी पास हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी बहुत होंगे जिनका उम्र मतलब जो ऊपर आप जैसे मान के चलिए यहाँ 40 दिया हुआ है, अगर आप पहले से सीटेट बीटेट पास हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट है।
चयन प्रक्रिया आप यहाँ देखेंगे, देखिए इसमें जो आपका क्या क्या एग्ज़ाम होगा इससे संबंधित एक पहले वीडियो बनाया जा चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए, आप किसी भी लेवल में शिक्षक बनेंगे, मान के चलिए आप 1 to 5 में शिक्षक बनते हैं, 1 से 5 तक का शिक्षक बनते हैं, तो आपको 2 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। पेपर फर्स्ट में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें निगेटिव नहीं होगा, और ये आपका लैंग्वेज पेपर होगा, मतलब भाषा का एग्जाम देंगे। भाषा का एग्जाम जो 100 नंबर का देंगे उसमें 25 नंबर आपको इंग्लिश से होगा, जिसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। और उसी लैंग्वेज पेपर में दूसरा पार्ट रहेगा 75 नंबर का, 25 उसका देंगे इंग्लिश का और 75 का देंगे। 75 में जो आपको भाषा चुनने की आज़ादी होगी, आप जो है 3 सब्जेक्ट, माने एक तो हिंदी भाषा हो जाएगा, उर्दू और बांग्ला, किसी 3 में से एक आप चूज कर सकते हैं। इसमें जो है 30% आपको लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% लाते हैं तो ही आप सेकेंड पेपर आपका जो है मतलब चेक किया जाएगा। 30% का मतलब हो गया आप 100 में 30 नंबर आपको लाना होगा। अगर फर्स्ट पेपर में आप 30 नंबर आता है तो ही आपका सेकेंड पेपर चेक किया जाएगा। अगर सेकेंड में आपको 120 में 120 नंबर भी आ जाता है तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, जब तक पेपर फर्स्ट में मतलब आप जो है 30 नंबर नहीं लाते हैं। पेपर फर्स्ट भी पास करना अनिवार्य। हाँ, एक चीज़ और, पेपर फर्स्ट में निगेटिव नहीं है और पेपर सेकंड में निगेटिव है। उसके बाद जो सामान्य सब्जेक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, बस सिलेबस इतना ही है, सिलेबस डिटेल नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिए। विषय एवं सामान्य में जो है इस तरह से आपका दिया, डिटेल सिलेबस नहीं है। डिटेल सिलेबस जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर हैं उनके द्वारा कहा गया, अगर आप डिटेल सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप बीपीएससी नहीं, जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड जो मतलब एग्ज़ाम लेती है उसका जो सिलेबस, वही सिलेबस आपका रहेगा इसमें। जैसे आप 1 to 5 का टीचर बनेंगे तो 1 to 5 में जितनी मतलब जो आप बिहार सरकार का बुक है 1 to 5 में आपको क्वेश्चन उसी चैप्टर से रहेंगे, लेकिन उसका स्तर 12 तक 12 तक रहेगा। आप 9-10 का बनेंगे अगर शिक्षक, तो आपको 9-10 में जो सब्जेक्ट हैं जिस मतलब वही आप क्वेश्चन वहीं से रहेगा, लेकिन उसका लेवल आपको ग्रेजुएशन तक देखने को मिल सकता है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ें देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं चंदा चोरी करने के लिए साक्षात्कार चिल्ला रहे हैं कि साक्षात्कार भी होगा, ये किया जाए वो किया जाए। ऐसा नहीं है, साक्षात्कार नहीं होगा बिल्कुल। मेधा सूची की जो तैयारी होगी, यहाँ देख लीजिए, मेधा सूची लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। देखिए यहाँ आगे और कुछ अन्य निर्देश दिया हुआ है, इसमें क्या है देखिए, अन्य निर्देश में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत, ये जो नियमावली है 2023 का आया हुआ, इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकते हैं। मतलब इस नियमावली के अनुसार आप 3 बार ही परीक्षा दे सकते हैं। जैसे अभी एक बार हो रहा है, अगर इसमें आप पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। अगर नहीं होते हैं तो फिर अगर सरकार बीपीएससी जो है फिर परीक्षा लेगी, उसमें भी आप शामिल होंगे। इस तरह से आप 3 बार दे सकते हैं, 3 बार में आपको पास करना है। नहीं पास करेंगे तो फिर आप मतलब आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये आरक्षण का जो लाभ मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं आरक्षण का लाभ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को एकदम देखना चाहिए। देखिए, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा, जैसे आप अगर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए, हम ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या जो भी कुछ हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम आप सर्टिफिकेट दे देंगे, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तो यहाँ कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण की दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ मान के चलिए पूछा जाएगा आपसे, आपको ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो वहाँ पर आपको वहाँ कॉलम में टिक करना ही है। एवं आरक्षण का लाभ बिहार राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों एवं इस नियमावली के अनुसार और बिहार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा।
देखिए, अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जैसे जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र। उसके बाद देख लीजिए, अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में आपके अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत, मतलब आपको ब्लॉक से बनाना है, निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आपको, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, मतलब आपको ओबीसी भी आपको चाहिए, ठीक है। जाति की दशा में अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र। मतलब अभी कान खोल के आप लोग सुन लीजिए कि आपको जाति आवासीय आय, और अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको ये भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लीजिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। मतलब अगर आप विवाहित महिलाएं हैं, जो को मतलब अविवाहित हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो विवाहित हैं तो उनको अपने पति के नाम से नहीं, अपने पिता के नाम से करने। देखिए, यहाँ स्पष्ट लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए जाति, अस्थायी निवास और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो प्रमाण पत्र भी लेके जाना ही पड़ेगा। आरक्षित कोटि को उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा नहीं होगा। देखिए, आगे जो जानकारी सब है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग वीडियो छोड़कर भागे नहीं, एक बार देख लीजिए। 10-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा का वीडियो अगर है भी तो आप लोग के लिए बहुत कारक होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आरक्षण कोटि निम्नवत होगी, जो इस भी आप कैटेगरी से यहाँ से 1 से 7 में दिया हुआ है, उसका आप ये देख सकते हैं। यूआर के लिए आपको जो कोड है 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 3 है, ईबीसी के लिए 4, बीसी के लिए 5 है। इस तरह से आप फॉर्म में भरेंगे। खैर, एक वीडियो और बन जाएगा आप लोगों के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दिया जाएगा। यहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, आप जो भी अभ्यर्थी दिव्यांग अभ्यर्थी हो थोड़ा यहाँ पढ़ ले ठीक से कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, कह रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो भी कैंडिडेट हैं के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची फर्स्ट में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए तथा कमजोर रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अन्यथा, मतलब अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको जो ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा और इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 22-23, मतलब अभी जो है 2023-24 चल रहा है, अभी 2023-24 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए वही मान्य होगा जो अभी विज्ञापन है। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 22-23, मतलब 2022-23 का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। वित्तीय वर्ष जो होता है वो मार्च टू मार्च चलता है, तो मार्च 2022 से मार्च 2023 तक का ही होना चाहिए। मतलब अभी आज अगर आप बनाएंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो आज का वैलिड नहीं है, वित्तीय वर्ष 2022 से ही, मतलब मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ही होना चाहिए। एक चीज़ और देख लीजिए इंपॉर्टेंट, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर ये, और उसके बाद देखिए सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक प्रशासनिक योग्यता शिक्षक पात्रता परीक्षा
उत्तीर्ण आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है, जो 12/7/2023 निर्धारित किया गया है, तो इसी डेट में आप यहाँ देखेंगे जो 12/7/2023 तक का निर्गत होना आवश्यक है। केवल प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी परीक्षा में 31/8/2023 तक सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र छोड़कर यदि विलंब शुल्क से के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता या पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। मतलब आप ये समझ लीजिए, मान के चलिए 12/7 तक जो है आपको एप्लीकेशन ले लिया जाता है, बाद में किसी कारणवश उसको आगे बढ़ाया जाए, फाइन के साथ नहीं होता है कि आप अगर लेट हो गया तो लेट फाइन दे दीजिए, उसके बाद जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो भी आपको यही डेट है 12/7 तक ही जो भी सर्टिफिकेट आप एकदम बन के तैयार हो जाना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। सिर्फ 31/8/2023 तक के बारे में जो छूट है ये सिर्फ मतलब बीएड और डीएलएड के बारे में। बहुत अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि बीएड और डीएलएड जो है के अलावा सीटेट भी ये इस डेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है, सीटेट आपका पेपर, अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट है तो सीटेट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद ये सिर्फ बीएड और डीएलएड में मतलब आपके जो प्रशैक्षणिक अर्हताएँ जो है उसमें आपको छूट दी गई है और बाकी कुछ में नहीं। तो ये नहीं कि आप लोग इसमें भी और सीटेट को भी समझ लेंगे, जो इस बार सीटेट देने वाले वो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर देंगे, वो नहीं। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थी को कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संसाधित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना में संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं शर्त जानकारी किसी प्रकार की छूट ही आगे की जो जानकारी दी गई है यहाँ से आप देखेंगे, इसको मैं इस तरह से स्क्रॉल कर देता हूँ। ये भी जानकारी आप लोगों के लिए ज़रूरी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड की बात कही गई है, 2 फोटो की बात कही गई, हाल का खींचा हुआ, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति और लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की प्रति। मतलब जो भी अभी से आप लोग जो करेंगे उसका सारा डाटा प्रूफ आपको रखना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ दी गई है, ये बिल्कुल ही आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र जाल या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपके प्रमाण पत्रों में किसी तरह के, जैसे होता है कोई अजीब तरह के लोग हैं, नकली प्रमाण पत्र या कुछ इस तरह से बना करके दे देंगे, आपकी जॉब हो भी जाएगी तो आपको एक रुपया जोड़ करके बाद में जो है आपसे लिया भी जाएगा, उसके साथ कार्रवाई भी की जाएगी। जो आपका परीक्षा शुल्क यहाँ पर आप देखेंगे, जो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग जो भी आरक्षित वर्ग हैं और महिला कैंडिडेट उनको 200 रुपया हो जाएगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जिनको 40% अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट उनको 200 रुपया लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया आपको परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा। आवेदन की तिथि आप देख सकते हैं 15/6 से और लास्ट डेट है 12/7। आवेदन करके जो हार्ड कॉपी आपको मतलब बीपीएससी को नहीं भेजना है, ये बातें कही गई है, अब ध्यान रखेंगे, लेकिन निकाल करके अपने पास रखना ही आप लोगों को। देखिए मतलब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और मतलब अब ये जो वीडियो है यह हरता है, आप समझ गए क्या क्या करना है। लेकिन अब फॉर्म कैसे भरना है यहाँ आगे दिया हुआ है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो पहले आप लोग देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, और फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या अर्हताएँ रहेगी, स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी मिल जाएगा।
तो उस वीडियो के लिए आप वेट करिए, कुछ घंटों में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है। और भी किसी तरह की समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई मैं अवश्य ही दे दूँगा आप लोगों को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।